नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान पाठशाला एकेडमी में। आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका की खोज और विकास के बारे में जानेंगे। कोशिका की संरचना मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक वीडियो पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका क्या होती है? आप यहां पर देख सकते हैं कोशिका का मतलब सेल का फिगर लगा हुआ है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इस फिगर को आप देख सकते हैं, बीच में जो सेंट्रल भाग में है इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म उपस्थित है। तो इस प्रकार से आप सारे फिगर को समझ सकते हैं आसानी से। तो आगे की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है इसका। कोशिका, सेल जीवन की मौलिक इकाई है। कोशिका सेल जीवन की मौलिक इकाई है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। सभी जीवित अंगों में कोशिका होती है। जो जीवित है तो सभी में कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं शरीर और रासायनिक प्रक्रिया का आधार होती हैं। जीव विज्ञान में कोशिकाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अगले पार्ट में हम बात करते हैं कोशिका की खोज और विकास के बारे में। यहाँ पर रॉबर्ट हुक महोदय ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी और एंटनी वान लीeuwenhoek महोदय ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। रुडॉल्फ विर्चो महोदय ने 1855 ईस्वी में कहा था कि कोशिकाएं केवल पूर्व कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। स्लाइडेन और स्वान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि 1838 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन सब टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हैं। बात करते हैं आगे कोशिका की संरचना और अंग। क्या सेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कोशिका की बाहरी परत, जो आपको सेल मेम्ब्रेन की बाहरी परत दिखाई देती है, ये लेयर, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यह सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, जिसे बोलते हैं हिंदी में कोशिका झिल्ली। फिर कोशिका का आंतरिक तरल पदार्थ को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो यहाँ पर आपको देखते हैं ये सब बिंदी बिंदी सा टाइप में है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि एक तरल लिक्विड के रूप में पाया जाता है। नाभिक मतलब होता है केंद्रक या न्यूक्लियस आप कह सकते हैं। फिर आनुवंशिक सामग्री का केंद्र है। इसे क्या आनुवंशिक सामग्री का केंद्र है। कोशिका अंग ऑर्गेनेल्स क्या है, विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार संरचनाएं होती हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म के अंदर इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। टोटल न्यूक्लियस के अंदर इसे जो बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक हो गया यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल के तौर पर आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का फिगर यहाँ पर लगा है, आप बैक्टीरिया के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम प्रेजेंट है इसमें। फिर बाहरी लेयर के इसमें देखिए अंदर की लेयर जो है इसे सेल वॉल बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ एक कैप्सूल पाया जाता है, इसे आप देख पा रहे होंगे। इसे पाइलस बोलते हैं। ये जो पाही पाही से निकली है इसे पाइलस बोला जाता है। और इसकी पूंछ को फ्लैजिला कहा जाता है, फ्लैजिला। तो आप जैसे यूकैरियोटिक कोशिका हो गया, तो जैसे पौधे और जानवरों की कोशिका हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक सरल होती हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल होती हैं और विभिन्न अंगों से युक्त होती हैं। आगे की में बात करते हैं हम सब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना। यहाँ पर आप एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना क्या होती है। आप इसको एक देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है।
यहाँ पर माइक्रोफिलामर प्रेजेंट होता है, इसको आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ये जो बिंदिश है, इसे आप देख रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये जो फिगर के तहत आप होल सा टाइप में देख रहे हैं, अंदर से कटा हुआ भाग है, तो इसे बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल के नाम से जाना जाता है। प्रॉक्सिमल सोम इसे बोलते हैं, प्रॉक्सिमिसोम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस भाग को बोलते हैं लंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया जाता है, न्यूक्लियस बोल दिया जाता है, इस भाग को हम न्यूक्लियोलस बोल दिया जाता है। इस प्रकार से आप इस डायग्राम को पूरे चित्र के माध्यम से आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में सामान्य जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर लीजिए। सपोर्टिव परत होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन एक सुरक्षा प्रदान करता है। जो ये बाहरी लेयर आप देख पा रहे हैं, ये सब सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। सेल मेम्ब्रेन आप ये जो बाहरी आवरण है, इसे आप सेल मेम्ब्रेन सपोर्टिव परत होता है। चयनात्मक मतलब सिलेक्टिव परमीबिलिटी होती है, एक चयनात्मक प्रक्रिया होती है जो कि सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। फिर आप देख पा रहे हैं विभिन्न अणुओं की आवाजाही को नियंत्रित करती है। तो जिस प्रकार से इसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप का स्थान होता है, तो इसमें जो आने जाने का स्थान होता है उसको ये नियंत्रण में करती हैं, मतलब नियंत्रण का काम बनाए रखने का काम करती हैं। फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड जो होता है बाइलेयर से बनी होती है। इसमें एक फास्फोलिपिड पाया जाता है। फास्फोलिपिड किससे बनी होती है? बाइलेयर से बनी होती है। इसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बाइलेयर से बनी होती है। फिर बात करते हैं आगे, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। ये आप साइटोप्लाज्म का फिगर देख पा रहे होंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो बिंदु डॉट डॉट सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये हो गया न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसे आप न्यूक्लियस बोल सकते हैं। और इस भाग को आप माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो अंगों के बीच में संचार करता है। साइटोप्लाज्म का कार्य होता है कि अंगों के बीच में संचार करता है, कोशिका के अंगों का स्थान प्रदान करता है और रासायनिक क्रियाओं का स्थल होता है। क्या रसायन जो होता है उसकी क्रियाओं का यह एक मेन स्थल होता है। आगे बात कर लिया जाता है नाभिक, न्यूक्लियस। इसे हम केंद्रक भी बोलते हैं, नाभिक के स्थान पर इसे हम केंद्रक भी बोल सकते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। आप यहाँ न्यूक्लियस का चित्र देख पा रहे हैं। जो केंद्रक होता है वो एकदम बेस सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस हर समय केंद्रक में उपस्थित होता है। आनुवंशिक सामग्री डीएनए संग्रहित करता है। क्या केंद्रक का काम जो होता है आनुवंशिक सामग्री संग्रहित करता है, कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है और नाभिकीय झिल्ली से घिरा रहता है। मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन से यह घिरा रहता है। तो आगे बात कर लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसे ऊर्जा का उत्पादन घर या केंद्र भी कहा जाता है। यह ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है और यह एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, मतलब डबल सेल मेम्ब्रेन से यह घिरा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिका की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जी, अगर शरीर माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, अगर ऊर्जा की कमी हो गई तो यह उस ऊर्जा को पूरा करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रेजेंट है, एडीएन प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रिस्टस यहाँ पर प्रेजेंट है, जो ये डॉट सा लाइन गया है यहाँ पर। इस प्रकार आप इसे देख पा रहे होंगे आसान तरीके से। चलिए बात करते हैं अगले, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर होता है। आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
राइबोसोम जो होता है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट इधर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हैं, साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं और डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। इसके बाद आप राइबोसोम का फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इस जो लाइन को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है मैसेंजर आरएनए। आरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? यह मैसेज पहुंचाने का कार्य करता है, किसी भी सूचना को संप्रेषण या उसे पहुंचाने का काम करता है, तो इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। जो राइबोसोम होता है यह 2 प्रकार का होता है। क्या? यह 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया 70S प्रकार राइबोसोम, दूसरा हो गया 80S प्रकार राइबोसोम। 70S जो राइबोसोम हो गया यह स्मॉलेस्ट होता है, यह स्मॉलेस्ट होता है, और जो 80S राइबोसोम होता है यह लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट राइबोसोम पाया जाता है। बात करते हैं अगले, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? आप इसको यहाँ पर आसान भाषा में समझ सकते हैं। चित्र यहाँ डायग्राम भी प्रेजेंट किया गया है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं लिपिड संश्लेषण होता है और कोशिका के अंगों को जोड़ने का काम करता है। फिर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, कि आप यहाँ फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं न्यूक्लियस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब जो 2 प्रकार का वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिए गए थे, इन तीनों भाग को आप मिलाकर देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इन 2 भाग को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आप इन भाग को देख पा रहे हैं गोला गोला से, बिंदी बिंदी से, इसे बोलते हैं राइबोसोम। बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। न्यूक्लियर पोर, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की, गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी यंत्र। गोल्जी यंत्र का काम होता है प्रोटीन और लिपिड का संशोधन और पैकेजिंग का काम करता है। स्रावित पदार्थ को लक्षित स्थानों पर भेजने का काम करता है। कोशिका के भीतर परिवहन और सहायक होता है। परिवहन का मतलब आने जाने का काम करता है, कोशिका के भीतर या आने जाने का कार्य करता है। थैली जैसे अंगों की श्रृंखला से बना होता है। क्या? थैली जैसे अंगों की श्रृंखला से बना होता है। बात करते हैं अगले पार्ट की, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? आप यहाँ पर लाइसोसोम को देख पा रहे हैं, लाइसोसोम का फिगर यहाँ पर लगा हुआ है। लाइसोसोम अवशोषण और पाचन में सहायक होता है, मतलब अवशोषण और पाचन में यह हेल्प करता है। अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। एसिडिक एंजाइम से भरा होता है। कोशिका के अंदर सफाई का कार्य करने का काम करता है। बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड जो है पौधे में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं स्टार्च संग्रहित करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है कि स्टार्च संग्रहित करता है। क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट का कार्य होता है रंग द्रव्यों का संग्रह करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सब इस वीडियो से कुछ सीखे हों, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा आप सबको। धन्यवाद।